अस्सलामुअलैकुम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आज हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें से एमसी पहला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 कुछ इस तरह है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वेरीफाई विच स्टेटमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। कहते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हैं ये हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल की कौन से स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। ऑप्शन ए में है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स एंड सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट है। ऑप्शन बी में है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के बोहर एटॉमिक मॉडल में हमारे पास ओहो पोस्टुलेट जिसमें एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की बात हो रही है। ऑप्शन सी में है एन एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, या एक ओह स्टेटमेंट जिसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात हो रही हो। एंड ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल की उस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो एनर्जी लेवल है एटम्स की वो हमारे पास डिस्क्रीट होती है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, एन एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। एमसीक्यू नंबर सेकंड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा बिकॉज। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा है, ये क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए में है एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ऑप्शन बी एटम हैज कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये लाइन स्पेक्ट्रा इसलिए होती है क्योंकि एटम्स जो है इसकी एनर्जी लेवल हमारे पास डिस्क्रीट होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर थर्ड है लाइन emission and line absorption spectrum are two examples of। लाइन emission spectrum and line absorption spectrum हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। कौन से स्पेक्ट्रम की? ऑप्शन ए में है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी बैंड स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो लाइन इमिशन एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास दो एग्जांपल्स है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 है which one of the series of hydrogen spectrum is in the visible region। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें कौन सा सीरीज ऐसा है जो विजिबल रीजन में है? ऑप्शन ए में है लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज हमारे पास वो स्पेक्ट्रम है जिसमें अपर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती हो एन एस इक्वल टू 1 को, और इसमें जो रेडिएशन एमिट होती है वो हमारे पास होते हैं अल्ट्रा वायोलेट रीजन में। बॉमर सीरीज हमारे पास वो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिसमें अपर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है एन एस इक्वल टू 2 को, और इसमें जो रेडिएशन एमिट होती है वो हमारे पास होती है विजिबल रीजन में। पॉजिटिव सीरीज हमारे पास ओहो सीरीज है जिसमें हमारे पास अपर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है एन एस इक्वल टू 3 को, और इसमें जो रेडिएशन एमिट होती है वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में होती है। जबकि ब्रैकेट सीरीज हमारे पास ओहो सीरीज है जिसमें हमारे पास अपर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है एन एस इक्वल टू 4 को, और इसमें जो रेडिएशन एमिट होते हैं वो भी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास ओहो सीरीज जिसमें जो एनर्जी इमिट होती है वो हमारे पास विजिबल रीजन में होती है, वो हमारे पास है बॉमर सीरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट इज 1.09 की पावर 7 पर मीटर। दिस वैल्यू इज। राइडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1.09 की पावर 7 पर मीटर,
ये वैल्यू हमारे पास सारे एलिमेंट्स के लिए है या सारी एलिमेंट्स की जो स्पेक्ट्रा है उसके लिए है, या डिफरेंट जो एलिमेंट है उसकी जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो याद रखिए राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1.09 10 की पावर 7 पर मीटर ये हाइड्रोजन के केस में होती है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आर डैश इज इक्वल टू r divided by 1 plus small m divided by capital M। r हमारे पास यही वैल्यू है, जबकि जो स्मॉल m है ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड कैपिटल M जो है ये हमारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियस है। तो डिफरेंट जो एलिमेंट है उसके लिए राइडबर्ग कांस्टेंट हम इसी एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं, जबकि 1.09 10 की पावर 7 पर मीटर ये हमारे पास हाइड्रोजन के केस में है, यानी जब हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके डिस्कशन हो रहा हो तो हमारे पास राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है। सो दिस राइडबर्ग कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसको हम इसी एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है कि which of the transition in hydrogen atom emits a photon of lowest frequency। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसमें जो फोटॉन एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोवेस्ट कब होगी। तो याद रखिए जब हम एमिटेड फोटॉन्स की एनर्जी को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, डेल्टा ई इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन एंड दिस इज इक्वल टू 13.6 n2 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। n1 हमारे पास ओहो शेल है जिसको ट्रांजिशन होती है, और n2 हमारे पास ओहो शेल या ओहो एनर्जी लेवल है जिससे ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल को। तो n2 इज इक्वल टू n1 को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करती है तो इससे जो फोटॉन एमिट होती है उसकी एनर्जी हमारे पास होगी कुछ इस तरह, दिस इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 n2। यहां पर n1 की जगह हम पुट करते हैं 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 को ट्रांजिशन हो रही है। n2 हमारे पास है यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4, सो दैट विल बी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन है वो आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 को जब ट्रांजिशन हो रहा हो। इसी तरह जब हमारे पास n जो है n इज इक्वल टू 4 से जब n इज इक्वल टू 3 को ट्रांजिशन हो रही हो तो हमारे पास एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी है वो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 1 डिवाइडेड बाई n1। n1 यानी जिसको ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास है 3, तो ये दैट विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई जिस लेवल से ट्रांजिशन होती है वो हमारे पास है 4, सो दिस इज 4 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो एमिटेड फोटॉन्स की है वो आएगी दैट विल बी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह जब हमारे पास ट्रांजिशन होती है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 को, तो हमारे पास एमिटेड फोटॉन्स की एनर्जी होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 एंड टू 1 बाई n इज इक्वल टू 1 को ट्रांजिशन हो रही है, सो दिस इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
कि कौन सी लेवल से ट्रांजिशन होती है, n इज इक्वल टू 3 से, सो दिस इज 3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हमारे पास जब ट्रांजिशन हो रही हो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 को, तो एमिटेड फोटॉन्स की एनर्जी हमारे पास होगी डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 एंड टू 1 बाई n1, यानी जिसको ट्रांजिशन हो रही है वो हमारे पास है 2, सो 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज जिससे ट्रांजिशन होती है वो हमारे पास है 4, सो 4 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, दैट विल बी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो एमिटेड फोटॉन्स है इसकी एनर्जी जो सबसे कम है वो हमारे पास है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 को, जो कि हमारे पास 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कम हो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमारे पास कम होगी, जिसको हम फाइंड करते हैं E इज इक्वल टू एच एफ से, यानी जिसकी एनर्जी कम हो, जिस फोटॉन्स की एनर्जी कम हो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास भी कम होगी। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि एन लेमन स्पेक्ट्रल सीरीज द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट एज। तो देखिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसमें हमारे पास दो लाइन जो है वो डिफाइंड होती है। पहले लाइन को हम कहते हैं जो है फर्स्ट मेंबर, जो स्पेक्ट्रल सीरीज में पहला लाइन होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट मेंबर, और इस फर्स्ट मेंबर की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास होती है मैक्सिमम, इट्स वेवलेंथ इज मैक्सिमम। और इस स्पेक्ट्रल सीरीज में जो लास्ट लाइन होती है उसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट, एंड सीरीज लिमिट की वेवलेंथ हमारे पास होती है मिनिमम। अब क्वेश्चन ये है कि हम फर्स्ट मेंबर यानी स्पेक्ट्रल सीरीज में जो पहला लाइन है उसकी वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे और सीरीज लिमिट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखिए फर्स्ट मेंबर की जो के दौरान यानी जो रेडिएशन एमिट होती है, जो स्पेक्ट्रा हमारे पास बनते हैं फर्स्ट मेंबर में, तो उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और ये तब हमारे पास होगी जब हमारे पास किसी नोन एनर्जी लेवल के भी ट्रांजिशन हो रहा हो, और उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस फार्मूला, दैट विल बी लेम्डा n, लेम्डा मैक्सिमम is equal to n square and to n plus 1 square divided by 2n plus 1 and 2r। r हमारे पास है राइडबर्ग कांस्टेंट, और n हमारे पास है जिस शेल यानी जिस एनर्जी लेवल को ट्रांजिशन हो रही हो, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज है उसकी वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम होगी, जिसको हम इसी एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं। जबकि जो सीरीज लिमिट है, सीरीज लिमिट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसी से, दैट इज लेम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में सीरीज लिमिट की वैल्यू हम इसी एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं, और सीरीज लिमिट हमारे पास वो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं जो कि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है n इज इक्वल टू, यानी किसी भी नॉन वैल्यू शेल्स को इनफाइनाइट शेल से ट्रांजिशन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट, और सीरीज लिमिट की वेवलेंथ हमारे पास होती है मिनिमम। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर है ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह है कि हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स एनर्जी लेवल फ्रॉम फंडामेंटल स्टेट टू n is equal to 3 number of spectral lines according to Bohr S। जब भी हमारे पास दो लेवल्स के बीच ट्रांजिशन होती हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती है
उसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन Ne is equal to n(n)(n-1) डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ट्रांजिशन होती है n is equal to 3 से, सो या n की जगह हम पुट करेंगे 3, so that will be 3(n)(3-1) divided by 2, so that is 3(n)(2) divided by 2, 2 के साथ चला जाएगा, so that is 3। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद है वो हमारे पास होगी 3। अब किसी भी शेष को जब ट्रांजिशन हो रहा हो, चाहे वो n is equal to 1 को हो या n is equal to 3 को हो, या अपर एनर्जी स्टेट से, या n is equal to हमारे पास जो है n is equal to 4 से हमारे पास फंडामेंटल स्टेट को जो है ट्रांजिशन हो रहा हो। यानी इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो देखिए, अगर ये हमारे पास फंडामेंटल एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास अपर एनर्जी लेवल्स है, एक इलेक्ट्रॉन जो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो इससे कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती है, क्योंकि इसी शेष से इसी लेवल से यहां पर जब आ रहे तो एक स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास यहां, एक यहां से यहां पर आएगा तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर यहां से यहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर यहां से यहां, और इसी तरह इसी लेवल को पहुंचने में ये कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है ये एमिट करेगा। तो इसी नंबर ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस को हम इस ट्रैक से मालूम करते हैं n(n)(n-1) डिवाइडेड बाय 2 को, यानी जिस n हमारे पास वो शेल है जिससे ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल को, तो उसी लोअर अपर एनर्जी लेवल यानी जिससे ट्रांजिशन होती है उसकी जगह n की जगह उस वैल्यू को पुट करें तो आपके पास नंबर ऑफ एमिटेड जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मालूम हो जाएगा। MCQs नंबर 9 हमारे पास है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड हाइड्रोजन एटम एस। हाइड्रोजन एटम्स में हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है? सो हमारे पास हाइड्रोजन में इनफाइनाइटली जो है ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। सो हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रा है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो भी हमारे पास इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 10 है an hydrogen atom, which of the following electronic transition would involve the maximum energy change? ये MCQs भी हमारे पास MCQs नंबर 6 की तरह है, जिसमें हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी को। सो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी हमारे पास रिलेटेड होती है, डेल्टा इज इक्वल टू H इंटू F। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सो ऊपर MCQ नंबर 4 में जिस तरह कैलकुलेशन हमने किया, तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1।